Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, we are reading chapter 2 of your history book and the title of the chapter is From Trade to Territory. हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने व्यापार के लिए वो भारत आए और धीरे धीरे वो हमारे देश पर कब्जा करते चले गए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो अंग्रेज़ थे वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीतियाँ कूटनीति अपनाते जा रहे थे और हमारे देश में धीरे धीरे कब्जा करते चले जा रहे थे, अपना पूरा कंट्रोल करते चले जा रहे थे। तो वो इस तरह से जो नीतियाँ अपनाते थे उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो कई हमारे ऐसे महान लोग थे हमारे देश के जो उनका विरोध कर रहे थे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले लेट्स सी द टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, who ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan, who ruled from 1782 to 1799. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased pepper and cardamom. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. The British were furious. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous rulers who had to be controlled and crushed. 4 wars were fought with Mysore. In 1767 to 69, in 1780 to 84, in 17 to 92 and in 1799. Only in the last, the Battle of Saringapattam, did the company ultimately win a victory. Tipu Sultan was killed defending his capital Sharingapatnam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Vodayars and a subsidiary alliance was imposed on the state. अब टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के राजा थे, सुल्तान थे और उनके पिता जो थे हैदर अली, जिन्होंने 1761 से 1782 में राज किया और उसके बाद टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 में राज किया। टीपू सुल्तान जो थे वो कंपनी की पॉलिसीज़ को धीरे धीरे समझ रहे थे और उन्होंने इसीलिए जो कंपनी थी वो ब्लैक पेपर का व्यापार करती थी, वहाँ से ख़रीदती थी इनके बंदरगाहों से कार्डेमम। तो उन्होंने क्या किया, उन पर उनके एक्सपोर्ट पर जो उनके बंदरगाहों पर पड़ते थे बीच में, उन पर उन्होंने रोक लगा दी। जितने भी पोर्ट्स में उनके पड़ते थे वो जहाँ से आता था तो उसमें उन्होंने रोक लगा दी। साथ ही अपने मर्चेंट को भी बोल दिया कि कंपनी के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेंगे और अपनी जो आर्मी थी उसको भी, जो उस समय फ्रेंच भी हमारे यहाँ पर थे व्यापार करने के लिए आए हुए थे, तो उनको भी उनके साथ मिल कर के उन्होंने अपनी आर्मी जो थी उसको मॉडर्नाइज़ कर लिया, मॉडर्न तरीके से उसको फिर से सेट कर लिया और नए नए हथियार वगैरह प्रोवाइड कराने लगे अपने सोल्जर्स को। तो कंपनी डर गई, कंपनी को समझ में आ गया कि हैदर और टीपू जो है बहुत एम्बिशियस हैं और उनके लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो कंपनी ने उनके साथ डायरेक्ट युद्ध किया, क्योंकि कंपनी जब अपने विस्तार करने के लिए ना सिर्फ कूटनीतियाँ अपनाती थी बल्कि कई बार जहाँ उसको लगता था वहाँ वो डायरेक्ट भी युद्ध करती थी। तो 4 लड़ाइयाँ हुई और लास्ट लड़ाई में श्रीरंगपत्तनम में जो टीपू सुल्तान थे वो मारे गए और मैसूर पर फिर उसके बाद कंपनी का राज हो गया। तो कंपनी ने वहाँ वोडायर्स को उन्होंने फिर से सत्ता सौंप दी और इसके बाद जो वहाँ पर भी उन्होंने सब्सिडायरी एलियंस लगा दिया। अब इसके बाद
वार विद द मराठास के साथ भी कंपनी की वार हुई। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर विथ देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शटर्ड। दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स belonging to dynasties such as Sindhia, Holkar, Gaikwad and Bhosle. These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa who became its effective military and administrative head based in Pune. Mahadji Sindhia and Nana Fadnavis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. The Marathas were subdued in a series of wars. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor. The Second Anglo-Maratha War 1803-05 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Odisha and the territories north of the Yamuna River including Agra and Delhi. Finally, the Third Anglo-Maratha War of 1817-19 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and sent away to Bithur near Kanpur with a pension. The company now had complete control over the territories south of the विंध्य। अब देखिए मराठा जो थे पहले कंपनी ने क्या किया, सुल्तान को हटा के मराठा जो थे एंड उनको दे दिया। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने मराठा को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, उनको वो भी खतरा लगने लगे। तो बैटल हुई, थर्ड बैटल हुई पानीपत में 1761 में, जिसमें क्या हुआ, मराठा की जो पावर थी दिल्ली के, मराठा की जो सपना था, मराठा जितने थे उनका सपना था कि दिल्ली पर बैठकर राज करेंगे, वो उन्होंने चूर चूर कर दिया, उन्हें डिवाइड कर दिया और सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले इन सबको उन्होंने छोटी छोटी डायनेस्टीज देकर उनको डिवाइड कर दिया। जो चीफ थे वहाँ पर कॉन्फेडरेसी थी जो वहाँ पर पेशवा की, वो इफ़ेक्टिव मिलिट्री जो उनकी होती थी वो पुणे में उन्होंने रखी हुई थी, जो कि इन सभी के मास्टर थे। और महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो थे वो फेमस मराठा सोल्जर थे 18th सेंचुरी में, जिन्होंने की सारा कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ वो युद्ध हुआ, और जो पहला युद्ध हुआ वो 1782 में हुआ। तो 1782 में दोनों ही पार्टी जो है विजयी नहीं हुई और ट्रीटी ऑफ सलबाई हो करके ये यहाँ पर शांति हो गई। सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 में, और यहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने उड़ीसा जीत लिया और साथ ही यमुना रिवर के पास में आगरा और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। और जब थर्ड वार हुई 1817 में 1917 में, तो अंग्रेज़ों ने मराठा पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद जो पेशवा होते थे, जो पेशवा थे उनको उन्होंने वहाँ से हटा दिया और कानपुर के बिठूर में पेंशन पर बिठा दिया कि आपका सारा राज्य हम लेते हैं और आपको पेंशन देंगे। इस तरह से जो कंपनी थी विंध्य में अपना पूरा कंट्रोल वो जमा चुकी थी। तो मराठा लगातार उनसे लड़ाई कर रहे थे, और भी लोग थे जो कि कंपनी की पॉलिसीज़ को समझ रहे थे, लेकिन कंपनी स्टेप बाय स्टेप अपनी चालबाजियाँ चलती जा रही थी और नए नए रूल्स के तहत हमारे देश के राज्यों पर कब्जा करती जा रही थी। सो द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. Under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later
British policies as well. This process, however, did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur, Rani Channamma took to arm and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. But Rayanna Apuar Chowkidar of Sangoli in Kittur carried on the resistance. With popular support, he destroyed many British camps and records. He was caught and hanged by the British in 1830. You will read more about several cases of resistance later in the बुक। अब जो कंपनी थी वो अपने आप को पूरा पावर उन्होंने ये घोषित कर दिया कि भारत से ज़्यादा पावर कंपनी में है। 19वीं सेंचुरी में उन्होंने हर वो तरीका अपनाया, एग्रेसिव पॉलिसी, जिससे कि वो हमारे देश पर अधिकार कर सकें। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था 1813 से 1823 में, और उसने नई पॉलिसी लाया पैरामाउंट एसी। और पैरामाउंट एसी पॉलिसी के तहत उसने क्या किया, यह बता दिया कि जो सुप्रीम पावर है वो कौन है, ब्रिटिशर्स हैं। इंडियन स्टेट्स में से कोई नहीं, इंडियन स्टेट से भी ज़्यादा ग्रेटर पावर किसकी है, ब्रिटिशर्स की है, ऐसा उसने शो कर दिया। और पूरे इंडियन किंगडम जो थे उनके ऊपर उसने ये ठान लिया कि अब पूरे एक राज पर कब्जा करते जाना है। लेकिन उसका ये जो प्रोसेस थी एकदम से उसने सोच लिया और हो नहीं गया। उसके लिए भी कई चैलेंज थे, बहुत से लोग विरोध करते थे। ऐसे ही उसमें एक कर्नाटक है जो आज के समय में उसे कित्तूर कहा जाता था, वहाँ की रानी चन्नम्मा थी। जब उन्होंने देखा कि ये इनकी पॉलिसी हमारा राज्य छीनने की है, तो उन्होंने फिर हथियार उठा लिए उनके खिलाफ, और 1824 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 1829 में उनकी वहीं जेल में ही डेथ हो गई। उसके बाद उन्हीं की एक चौकीदार थी रयन्ना, उसने कित्तूर में संगोली में उसने भी इस विरोध को जारी रखा। पॉपुलर उसको सपोर्ट भी मिला, तो बहुत सारे उन्होंने ब्रिटिश कैंप्स और रिकॉर्ड भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किए, लेकिन वो भी पकड़ी गई और बाद में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. Sindh was taken over in 1843. Next in the line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company. After his death in 1839, two prolonged wars were fought with the Sikh kingdom. Ultimately in 1849 Punjab was annexed. अब इसके बाद अंग्रेज़ों का क्या था, 1830 में रशिया जो था वो एक मजबूत पावर बनकर उभर रहा था। तो अंग्रेज़ों को इससे डर था कि जो रशिया के है वो भारत के नॉर्थ वेस्ट में आकर के कब्जा ना कर लें, और इसीलिए इसी डर की वजह से उन्होंने अब नॉर्थ वेस्ट में अपना कंट्रोल चाहा, और इसके लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान से लड़ाई की 1838 से 1842 तक, और अब कंपनी का इनडायरेक्ट रूल वहाँ पर स्थापित कर दिया। इसके बाद 1843 में उन्होंने सिंध को भी जीत लिया। अब पंजाब की बारी थी, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की वजह से वो कंपनी जो थी वो पंजाब को नहीं जीत पाई। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह की 1839 में डेथ हो गई, तो उसके बाद जो था 1849 में पंजाब जो है वो अंग्रेज़ों के अंडर में आ गया। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वी विल रीड अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन द नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ चला रहे थे जिससे कि वो कब्जा करते चले जाएं हमारे देश के राज्यों पर, और उन्हीं में से एक थी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो वी विल रीड अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो।